लो मुंह के पास। दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदं विनाशाय ज्योति नमोस्तुते प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय ज्योति नमोस्तुते। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतिं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलरानतोऽस्मि। भावार्थ है कि चित्त की शुद्धि के लिए जिन्होंने हमें योग दिया, वाणी की शुद्धि के लिए जिन्होंने हमें व्याकरण दिया, और शरीर की शुद्धि के लिए उन्होंने हमें चरक संहिता दी, ऐसे श्रेष्ठ महान मुनि पतंजलि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब आदरणीय मुकेश जी भाई साहब से निवेदन है योग की प्रक्रिया प्रारंभ कर कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालित करें। बोलिए भारत माता की जय। हम सब लोगों को पता है कि अपना जो योग दिवस है वो 21 जून को था। तो हमने विचार किया 21 जून को बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे, हमारे कार्यक्रम प्रभावित होंगे। हमने ऐसा सोचा कि इसमें 500 के आसपास लोग आए, पर जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई नेक कार्य हो, अच्छा कार्य हो, तो प्रकृति भी अपनी पूरी ताकत लगाती है उसको रोकने के लिए। शायद आज आप लोगों की कल्पना में नहीं होगा, आज रात्रि में मैं यहीं रुका इसी जगह पर, मेरे साथ कुछ लोग भी थे। तो इन लोगों का कहना यह था कि कल सुबह कोई नहीं आएगा। तो हमने कहा कि निश्चित है कि 4 या 400 कार्यक्रम निर्धारित समय पर ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो समय तय है उससे लेट होना हमारी रीति नीति में नहीं। तो इसलिए हम ठीक समय पर अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसके साथ में हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ऐसा भारत सरकार के प्रोटोकॉल में भी ऋग्वेद का मंत्र शामिल है। सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यह एक मंत्र नहीं, यह हमारी सनातन संस्कृति को दर्शाता है। हमारी संस्कृति क्या है? सबके साथ समान व्यवहार। इसमें जो आया है सबके मन जान करके, सबके चित्त जान करके सब साथ चले। हमारी जो संस्कृति है वो सबको साथ लेकर के चलने की है। और ये जो शुरुआत में मैंने जो मंत्र बोला है ये सबको साथ लेकर के चलने का भाव पैदा करता है। सबसे पहले अपने खंड के माननीय संघाचार्य जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर साहब
ऐसा कृष्णाई हमारे जो अतिथि पधारे हुए हैं आदरणीय बनवारी लाल जी भाई साहब, दीपक जी भाई साहब, एक्सीलेंस कॉलेज है उससे डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी अपने बीच में हैं, आचार्य नरेंद्र कॉलेज से भी अपने केसी बंसल जी हैं और दोनों ही NSS का काम देखते हैं। कहा कि वास्तव में प्रकृति ने चुनौती तो दी है, जैसे उस समय भगवान कृष्ण के सामने भी ऐसी चुनौती रखी थी तो पहाड़ उठाया था। हम पहाड़ तो नहीं उठा सकते, पर ये बात तय मानिए कि हम भी उसी कृष्ण के वंश हैं, हम अपने कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं करेंगे, ऐसा आपने विचार करेंगे। अब हम सब लोग सबसे पहले सूर्य नमस्कार करेंगे और अपनी जगह पर खड़े होंगे। बायां पैर पीछे जाएगा, दाएं पर बैठेंगे। 4 5 6 7 8 जो पैर पीछे गया था वो आगे 9 10 ओम रवै नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदित्य नमस्कार। ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्ते शान्ति जायते। 1 2 3 सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हम सब जितने प्रति हमको वास्तव में योग करना चाहिए, अभी ये 13 मंत्र के साथ में हम 13 सूर्य नमस्कार करते हैं। 13 मंत्र के साथ में 13 सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं। अभी इसलिए ये हमको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करने ही चाहिए। लगता है बचपन से मैंने खूब व्यायाम और सारी चीजें की, लेकिन जो आनंद योग में मिला वो वास्तव में व्यायाम में भी नहीं। यदि हम योग करते हैं तो आप लोग मान लीजिए कि आप पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक आपका पोषण होता है। आपके शरीर में कहीं भी कोई रोग हो वो अपने आप बॉडी हील करना शुरू कर देगी। इसलिए हमको प्रतिदिन योग करना है। और मैंने आज के कार्यक्रम में ये भी सोचा था कि अपने को सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा बताऊंगा।
जैसे ही हम लोग जागते हैं सुबह, पहले तो जागने का नियम जो है हमारे वेदों के अंदर, आयुर्वेद के अंदर, योग शास्त्र के अंदर जो जागने का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त बताया है। तो हमारा जागरण सुबह जल्दी हो जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। और हमारे वेद शास्त्रों में तो इतना लिखा है कि जब आप ये करेंगे तो आपको पूरा दिन मिलेगा। काय के लिए मिलेगा? काम करने के लिए। तो हम लोग काम भी ज्यादा कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम काम कर सकते हैं, पूरा दिन हमारे लिए फ्री है। तो जिसको आज के समय में बोलते हैं उत्पादकता, व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ती है। इसलिए हमको सुबह जल्दी जरूर। फिर जाते ही आज एक ट्रेंड चल गया है कि हम सीधा चाय पीते हैं। जाते ही हम क्या करते हैं? चाय पीते हैं। चाय आप लोगों के लिए जहर है, हम समझ नहीं पा रहे। हमारी आदत पड़ गई है, हमारी आदत क्या पड़ गई है कि हम देखा देखी काम करते हैं। कोई दारू पीता था तो हम लोग दारू पीने लगे, अंग्रेज आए चाय पीते थे तो हम लोग चाय पीने लगे। सीधा लीवर पर कितना जोर डालते हैं हम सुबह। सीधी चाय जाती है तो एक तो शक्कर जाती है, शुगर बढ़ाती है। चाय में कैफीन होता है, लीवर खराब होता है। तो चाय नहीं पीना, सुबह सुबह क्या पीना? गुनगुना पानी। जो मोटे हैं, जिनकी बात प्रवृत्ति है, वो गुनगुना पानी। और जो लोग पित्त प्रवृत्ति वाले होते हैं, जिनको एसिडिटी ज्यादा रहती है, वो सादा पानी पीते हैं। थक गया तो रुक जाना, कपालभाति करना। कपालभाति से चेहरे की चमक बढ़ती है। आप सोच रहे हैं आज चमकती ज्ञान समझ। फिर सुबह का जो नाश्ता है वो भी अच्छा करना चाहिए। अब अच्छे काम तो ये मत सोचना कि जाकर के जितनी भी मैदा से बनी चीजें हैं वो आपके लिए हानिकारक है। आपकी आंखों में मैदा चिपकेगा, आपको बीमार कर देगा। इसलिए मैदा से बनी चीजें अवॉइड करना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा समस्या है कि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं यहाँ, बाद में वो दो चार शब्द कहेंगे। तो आजकल सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं वो सब पेट को पकड़ के चले जाते हैं। और उसका कारण क्या है? हम जो जहर खा रहे हैं, जो हमको ठेलों पे मिल रहा है, हमको दुकानों पे मिल रहा है, जो गंदा खाना खा रहे हैं, वो मार देगा सब। नई पीढ़ी इस तरीके से बर्बाद होगी कि मुझे जो आकलन है, मेरा जो आकलन है, 10-15 वर्ष बाद हम मरते हुए लोगों को देखेंगे, सड़ते हुए, मरते हुए। अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी, डॉक्टर कम पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा देश जाने वाला है। आज हम देखते हैं कोचिंगों से बच्चे छूटते तो कितना गंदा खा रहे, केमिकल युक्त, सीधा केमिकल शरीर में जाए। आंखों में इंफेक्शन होगा, पेट में इंफेक्शन होगा, लीवर में इंफेक्शन होगा, किडनी में इंफेक्शन होगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमको अच्छा खाना चाहिए। अच्छा नाश्ता, दूध है, स्प्राउट्स है, अंकुरित चने खाओ, मूंग खाओ। तली हुई चीजें खाने के लिए थोड़ी बनाया सुबह मिर्ची वाला ये तला भुना खा लो। तो कपालभाति से जितनी चमक आएगी वो तुम्हारी चमक को और गायब कर देगा। दोपहर अच्छा भोजन करो, शाम को भी अच्छा भोजन करो। ऐसा कहते हैं मित भूख, हित भूख और ऋत भूख। मित माने कम खाना, और हितमुख माने जो अपने शरीर के हित में हो वो खाना, और हितमुख माने ऋतु के अनुसार
तो इसलिए ऋतुभुक, ऋतुभुक और ऋतुभुक, कम खाना, ऋतु के अनुसार खाना और शरीर के अनुसार, ये सारी चीजें। चाय की जगह हम क्या ले सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं और एक अर्जुन की छाल ले सकते हैं। पानी में डालो, उसको बाद पी जाओ। बढ़िया डिब्बे पे आता है, अपने लल्ला सिंह जी बैठे उनके यहाँ मिलता है, डिब्बे में ले आओ, ताकत भी देनी। अर्जुन की छाल भी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। सब्जियों में क्या खाते हैं हम लोग? सीधा आलू, चावल, दाल। अरे भैया कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी है, लौकी है, तोरई है और भी कई चीजें हैं। अच्छी चीजें खाइए आप लोग, शरीर अपने आप बोलेगा। चेहरे की चमक बता देगी कि व्यक्ति क्या खाता है। जो लोग रोज समोसा खाएंगे उसके चेहरे पर मुहासे होंगे, कील होंगी और तेल निकलेगा चेहरे से। और जो लोग शुद्ध खाएंगे उनका चेहरा चमक मांगेगा। इसलिए हम सब ठीक से खाएं। अब हम थोड़ा सा कुछ आसन करते हैं, बैठेंगे। जरा आप लोग पैर आगे करिए, तो बहुत देर से एक जैसे हो गए होंगे। थोड़ा सा इनको हिलाइए डुलाइए, आगे पीछे ऐसे करिए, विपरीत घुमाइए। अब चलिए बैठ बैठे वक्रासन करते हैं। ये पीछे पैर लाओ, यहां लगाइए और दाएं हाथ पीछे ले जाओ और इस प्रकार से पीछे ले जाओ। धीरे धीरे से लो, फिर बायां पैर लो, फिर दूसरी तरफ, सीधे हो। अब ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग एक चक्की आसन होता है, चक्की चलाओ जरा। पहले माताएं बहनें चक्की थी, 3-4 बढ़िया गीत गाती और चक्की चलाती, विपरीत घुमाई वापस उल्टा। तो उनको कभी पेट की बीमारी नहीं होती थी, उनको कभी जो महिलाओं की समस्याएं रहती हैं, यौन रोग जिनको बोलते हैं, वो नहीं होते। आजकल पता नहीं क्या क्या चल गया है, तो देख करके दंग रह जाता हूँ। पीसीओडी, पीसीओएस, पता नहीं भगवान जाने कौन कौन से नाम निकल के आ गए हैं। एक गर्भाशय में गठन करके इसमें वो रोज चक्की चलाते हैं, उनके तो गर्भाशय में गठन बनती है कहीं लोगों के यहाँ। ये जो है ये बगली में, अब आप देखते हैं अपन लोगों को तो बहुत ऐसा मोटा मोटा अलग लटक जाता है। पीठ अलग है, 2 पीठ इधर लटकी है, पेट अलग है, फिर वो अलग से लटका है, फिर यहाँ अलग लटकते हैं, फिर यहाँ। भैया अगर हम रोज व्यायाम करें तो शरीर कैसा रहेगा? एकदम स्वस्थ रहेगा। देखो आप जितना शरीर को कष्ट देंगे, ये आपको जीवन भर आनंद देगा। और यदि आपने इसको आराम दिया तो ये 100% आपको कष्ट देगा। पर ठीक कर लीजिए, ये 100% आपको कष्ट देगा। इसलिए अपने को प्रतिदिन योग और व्यायाम करिए। हम लोग रोज करवाते हैं, अपना योग केंद्र है भारत माता योग केंद्र, यहीं पर 4 से 5 बजे से 6 बजे तक सुबह चलाते हैं। अभी हमने सोचा है कि 6 से 7 और चलाएंगे, कुछ लोग लेट करते हैं तो 6 से 7 में शामिल हो जाएंगे। और मैंने अभी तो 21 दिन और 21 योगासन ऐसा कार्यक्रम चला रखा है। तो रोज अपने यहाँ जो बच्चियां आती हैं, हमने कहा कि आप लोग एक एक आसन का रोज वीडियो बना के डालेंगे। तो 21 दिन 21 आसन ऐसा एक कार्यक्रम चलाया है। रोज एक आसन हम लोग डालते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे। मुझे लगता है इंस्टा में भी पहुंच जाता होगा, वो जुड़े रहते हैं आपस में। आप लोग देख सकते हैं, मुकेश कुमार धाकर के नाम से चैनल है और राष्ट्रवादी मुकेश कुमार धाकर के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। तो उस पर आप देख सकते हैं, रोज एक आसन और उसके लाभ भी डालते हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं।
तो कुछ आसन तो आप उस पर देख करके ही लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप ये आएंगे अपने लल्ला सिद्धि भाई साहब आलोक शंकर पे करवाते, जो उधर रहते हैं वो आलोक शंकर पहाड़ी जाइए, वो 4 बजे पहुंच जाते हैं। कितने बजे पहुंच जाते हैं भाई साहब? 4 बजे तो वहां पहुंच जाते हैं, 3:30 बजे अपने घर छोड़ देते हैं। जो उधर रहते हैं उस तरफ जाइए, जो इधर रहते हैं मेरी तरफ आइए, न तो वो पैसा लेते हैं ना मैं पैसा लेता हूँ। बाजार वाले MDS हाँ काली माता जो, हाँ, और जो बाजार के पास रहते हैं अपनी शाखा चलती है RSS की काली माता मंदिर पे MDS में, वहां जा सकते हैं। योग का आनंद लीजिए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा, नहीं तो घर में ही आनंद लेते रहे तो कष्टमय हो जाएगा, फिर बाद में अस्पताल में लेटना पड़ेगा। इसलिए योग में लेटो पीटो जो करना है, आनंद के साथ जीवन जियो। मैं अभी 2-3 लोगों के उदाहरण देने के बाद फिर एक बच्चियों का कार्य, अभी हमारे योग केंद्र में सुरेश जी खड़े हो रहे, आज आ गए हैं क्योंकि बाहर थे, खड़े हो जाओ अपनी जगह। ये सुरेश जी हैं, इनकी 340 शुगर थी जब ये आए थे योग में, और मुझे लगता है 1.5 महीने बाद मैंने इनको बोला कि जरा दोबारा चेक तो करवा लो। मैंने इनसे बोला था तुम अभी दवाई मत लेना, तो इन्हें दवाई नहीं ली, इन्होंने चेक करी तो 160 जो है वो आई इनकी शुगर। तो आप देखिए कि कितना बड़ा चमत्कार है कि वो 1.5 महीने में नॉर्मल हो गई, बैठ जाएगी। अब दिनेश नहीं बैठे, खड़े हो जाते हैं। ये रेगुलर आते हैं 6 महीने से। काम हम किसी अन्य दिशा में कर रहे थे और योग ने चमत्कार किसी दूसरी दिशा में दिखाया। मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। 42 के बाद में आदमी की जो चश्मे का नंबर बढ़ता है, अपने दिनेश जी का 0.5 कम हो गया। तो ये बड़ा चमत्कार है, आप लोग ताली बजा सकते हैं इन दोनों के लिए। इन्होंने योग करके और रेगुलरिटी से इनका 0.5 नंबर। कितने कहा मुझे भाई साहब मुझे तो आंखों में दिक्कत हो गई, क्या हो गया? आंसू से आते हैं और दिक्कत, ये डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने सोचा मैंने कि योग रिएक्शन कर गया क्या, वैसे तो रिएक्शन होता नहीं। डॉक्टर को दिखाने का है, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा चश्मा सूट नहीं कर रहा। तो क्या हो गया? मैंने सोचा कि बढ़ गया नंबर। तो क्या हो गया कि तुम्हारे चश्मे का नंबर कम हो गया। तो इलाज एक वो आया है क्या किसी डॉक्टर करोगे, बिल्कुल कटे निशान, बिल्कुल कटे हुए खून निकलता था इसके हाथ से। इसने 2 वर्ष एलोपैथी इलाज दिया अभिषेक ग्वालियर में। अब मैं इसलिए आपके सामने खड़ा किया है कि अगर बाद में कहता तो कई लोग कहते हैं अरे आप वैसे ही कह रहे हो, वो आप उनसे बाद में पूछ सकते हो। 2 वर्ष इसने एलोपैथी का इलाज दिया, इसको कोई आराम नहीं हुआ। इसकी बहन आती है मेरे यहाँ पे योग में, तो उसने कहा कि हमारे भैया को बड़ी परेशानी, मैंने उसको लेके आओ मेरे यहाँ। तो मैंने उसके हाथ देखे तो वास्तव में मैं खुद आश्चर्यचकित रह, मैंने फोटो खींचे उसके हाथों के। मैंने कहा जब मैं डॉक्टरों से सलाह करता हूँ ये है क्या, मैंने पूछा तो निकल के आया सोरासिस है। इसको मैंने दवाइयाँ दी, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, और 15 दिन में इसको इतना आराम मिल गया कि कटे फटे के निशान का। मैंने 15 दिन बाद का भी फोटो लिया और आज तो मुझे लगता है हमारे जैसे हाथ हो गए होंगे, या कुछ कमी बची होगी तो हल्की की रेसिपी अभी बची है क्या कमी? थोड़ी सी है, लेकिन पहले से लगभग 95% इसको आराम मिला है। तो योग और आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। आप लोग आयुर्वेद को इलाज में समझिए, वो जीवन पद्धति हमारी जड़ी बूटियों से डायरेक्ट आता है। जड़ी बूटियां डायरेक्ट शरीर में जाती, कोई रिएक्शन नहीं, न योग का रिएक्शन न आयुर्वेद का रिएक्शन। इसलिए आप सब लोगों को मेरा विनम्र आग्रह है, आप सब लोग योग करें। सुबह 5 बजे आ सकते हैं, 5 से 6, 6 से 7 बजे ऐसा होता है कि 6 से 7 और प्रारंभ करेंगे। जो लोग लेट आते हैं आप लाभ लीजिए। वजन कम करने वाले भी थे ऐसे जिन्होंने 5-5-6 किलो वजन कम किया, तो सर आए नहीं, कुछ लोग हो गया। इसलिए अभी 5 मिनट का एक बच्चियों का कार्यक्रम है, उसके बाद में हम सब फिर प्राणायाम करेंगे और कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाएंगे। अभी
हाँ आराम। इस मंच पे प्रदर्शित किया है, मतलब कि हम योग को किसी भी विधा में ढाल के भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो आजकल रील पे फूहड़ डांस चल रहे हैं और जिनको शौक ही है रील बनाने का और रील से फेमस होने का, तो वो इस विधा को उपयोग कर सकते हैं और अपने चलन में ला सकते हैं। जो बेकार के प्रदर्शन है उनको बंद करने के लिए भी ये विधा बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। तो हम सभी यहाँ से एक ऐसा प्रण लेके जाएंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि जहाँ भी हमको फूहड़पन की रील्स दिखाई दे रही हैं, उन सभी को हम योग विधा की तरफ मोटिवेट करेंगे और योग की क्रियाओं के साथ जो नृत्य करने की विधा है उसके लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि ये फूहड़पन बंद हो जाए। ये सहज नहीं है। 8 दिन से लगातार बिना रुके 1 घंटे सुबह योग में आना, योग में तो ये प्रतिदिन आते ही हैं, लेकिन 1.5 घंटे शाम को इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए थे। पसीना पसीना हो रहे हैं, पानी बगल में रखा है, बाल्टी रखी है। एक बार कार्यक्रम किया, उसके बाद पसीना पसीना हो रहे हैं, फिर मैं कहता था बीच में पानी पी लो, तो पानी पी लेते, फिर तैयारी की। फिर बच्चियों ने जबरदस्त मेहनत की। आज भी जब सब लोग आप लोग घरों में सो रहे होंगे, 5:30 पर ये सब बच्चियां तैयार हो गए। कल मैंने इनको बोल दिया था, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, अटल जी की वो पंक्तियां, सिर पर बरसे यदि ज्वाला है, कौन सी मैं जरा मेरे दिमाग से वो लाइन निकल गई शुरू की। मैं अक्सर उनको बोलता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी उन पंक्तियों को बोलता हूँ, पर अभी अभी मेरे दिमाग से चली गई। पांव के नीचे हों अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, कदम मिलाकर चलना होगा, ऐसा अटल जी कहते थे। तो बाधाएं आती हैं, आए से यदि ज्वालाएं, ऐसा अटल जी कहते थे। लेकिन चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, तो भी हम को कदम मिला करके चलना होगा, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। मुझे लगता है जिन जिन लोगों से बातचीत हुई होगी, मैंने सबसे यही कहा था, कार्यक्रम अपने तय समय पर होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और यहाँ पर्सन भी इतना है कि इसमें 300 लोगों की क्षमता इसके अंदर बैठने की है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने इतनी हिम्मत जुटाई। ये तो इंद्रदेव को चैलेंज करने जैसा है, उसको बताने जैसा है कि हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। जो हमको चैलेंज करेगा उसके सामने हम भी चुनौती रखेंगे। ये सोच करके हम सब लोग घरों से निकले। इसके बाद में भी ठीक समय, जो हमने समय तय किया था, उसी पे कार्यक्रम था। अब हम सब लोग प्राणायाम करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे, थोड़ा सा भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका 2 प्रकार से होती है, एक तो ऐसे होती है, ठीक है ना, और एक ऊपर हाथ करके आप, हम इसी को करेंगे।
एलर्जी, कैंसर, फेफड़ों, दमा, अस्थमा, ये बीमारियां नहीं। मुझे खुद लंबे समय से एलर्जी थी। 8 रुमाल रख के रहता था मैं बैग में कि कब जुकाम हो जाए, थोड़ा इसी में गलत धुआं लग गया तो तुरंत जुकाम। लेकिन आज मैं रुमाली घर भूल जाता हूँ, बिना रुमाल के घूमता रहता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कितना अंतर है। ये सब केवल बिना इलाज के हुआ, योग से ही हुआ। तो इसलिए रोज भस्त्रिका करें अपने उसमें शामिल। फिर हम कपालभाति। कपाल माने होता है ये चेहरा, भाति माने होती है चमक। हमारे देश के अंदर कंपनियां क्या बेच रही हैं? फेयर एंड लवली। क्या करेगी फेयर एंड लवली? गोरा बनाएगी। तो भाई 2-4 जन्म तक लगाते रहना फेयर एंड लवली, कोई गोरा नहीं होगा। धूल से और चढ़ जाते, केमिकल लगा रहे हैं इनसे। और हमारा जो देश है उसमें गोरापन है नहीं। कृष्ण कैसे थे? सांवरे थे। राम कैसे थे? सांवरे थे। महादेव कैसे थे? सांवरे थे। अरे हमारे देश की प्रकृति है कि हमारे देश में जो जन्म लेगा वो सांवरे ही होगा। जो अपने आप को गोरा समझता है वो भी गोरा नहीं है। गोरे तो अंग्रेज हैं, तो हम गोरे बनने का प्रयास कर क्यों रहे हैं? सुंदर बनने का प्रयास करिए। तो इसकी मैं गारंटी देता हूं, आप कपालभाति कीजिए, सुंदर हो जाएंगे। और सुंदर कहां से होंगे आप? केवल चेहरे से नहीं होंगे। ये हमारा जो पेट है, हमारा आमस है, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारी आंतें हैं, वो सारी चीजें स्वस्थ होंगी। शरीर का एक एक अंग स्वस्थ होगा तब हम सुंदर बनेंगे। इसलिए रोज कपालभाति कीजिए। चलिए कपालभाति करते हैं 1 मिनट लगातार, कोई रुकेगा नहीं। लंबे गहरी सांस। ये कपालभाति अद्भुत। आंखों के यहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, वो सारी चीजें बंद। समस्या रहती है वो सब ठीक। दिल से लेकर दिमाग तक सारी चीजों पर कोई काम करता है कपालभाति। इसके बाद में हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। ये तो अद्भुत है, जिनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, सबके लिए है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें अनुलोम विलोम काम न करता हो। हर व्यक्ति अनुलोम विलोम कर सकता है। तो आप ये दो उंगलियां ऐसे करिए और अंगूठा और अपनी ये इसको बोलते हैं अनामिका, रिंग फिंगर, अनामिका ऐसे लगाइए। अंगूठा लगाइए नाक पे दाईं तरफ, बाईं तरफ लगा रहे, दाईं लगाइए, दाईं लगाओ और सांस
में दाएं लीजिए। और 25 मिनट प्राणायाम इतना भी कर लेना, पूरे दिन के लिए उसको एनर्जी मिलती है, वो रिचार्ज हो जाती है। और दिन में कुछ नहीं करें, व्यायाम नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 मिनट सुबह अपने शरीर को दे दे तो शरीर उसको 24 घंटे दे, वो जो चाहेगा कर सकता है, वो जो सोचेगा कर सकता है, वो जो संकल्प लेगा उसका संकल्प पूरा होगा। आप लोग दिनचर्या बना के तो देखिए, सोने का जागने का समय निश्चित करें। सुबह 4 बजे जग रही है, काम हो या ना हो, शरीर को क्यों गंदी आदत लगाना लंबा सोने की। कई बार हम सोचते हैं काम नहीं, सो जाओ। सोना तो मृत्यु के समान है। जैसे मरने के बाद आदमी को कुछ नहीं पता चलता, सोने के बाद भी कुछ नहीं पता चलता। जो लोग रात में सोते हैं, दिन सोने के लिए बनाया है, लोग दिन में सोते हैं। आयुर्वेद कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं दिन में मत सोना भैया, बीमारियां बढ़ेंगी शरीर में, लोग सोते हैं। अरे 24 घंटे मिले हैं, 6 घंटे 7 घंटे पर्याप्त सोने के लिए। जीवन तो जी लो। अगर हम 12 घंटे सो रहे हैं तो हम तो आधी उम्र जी रहे हैं। हम 80 साल जिए तो क्या जिए, 40 ही वर्ष जिए, 40 तो सोने में ही निकाल दिए। और कुछ लोग तो रात में भी 12 घंटे, दिन में भी 4 घंटे, कितने हो गए 16 घंटे, बचे 8 घंटे, तो उनका जीवन तो और ही रह गया 25 वर्ष। 25 वर्ष ही जिए। सोने का नाम जीवन नहीं है। आदमी के लिए 6-7 घंटे पर्याप्त है। इसके बाद में हम उज्जाई करेंगे। उज्जाई थायराइड के लिए वरदान है, गले के रोगों के लिए वरदान है। मुझे बार बार गले में एलर्जी होती थी, उज्जाई कर करके बड़ा एकदम ठीक। थायराइड वालों के लिए बहुत वरदान है, दवाई गोलियां बंद करवा देगा। उज्जाई करे तो 5 मिनट उज्जाई करे रोज। तो हम करते हैं ऐसे करके, सांस छोड़ के फिर गले से यहां से दबाव बना के अंदर खींचेंगे हवा, तो एक आवाज उत्पन्न होगी। करते समझ लो आपने ठीक किया है। जिनका अभ्यास ठीक है उनको खांसी नहीं आएगी, या जिनने किया नहीं उनको खांसी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने प्रयास किया पहली बार तो पक्का खांसी आएगी आपको। हाँ, गला खराब होगा तो फिर पक्का आनी है 100%। चलो ये डॉक्टरों ने एक अच्छी बात बता दी, गला खराब होगा तो खांसी आएगी। तो गला भी चेक कर लो आप लोग ऐसे करके, खराब है कि सही है। तो रोज उज्जाई भी करना चाहिए, गला भी नहीं खराब होगा। बार बार मौसम बदलने पर जिन लोगों को समस्या रहती है, गला खराब हो जाता है, गले में दर्द है,
डॉक्टर साहब लैरिंजाइटिस फेरिंजाइटिस का भी काम करते हैं, जानते रहते हम लोग। घर में कह देते थे गरारे कर लो, गला ठीक। चलिए अब हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी और ओमकार ये दिमाग के लिए वरदान है। जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको चिंता है, तनाव है, अवसाद है, डिप्रेशन है, सब में ये जो भ्रामरी और ओमकार, जिसको हम ब्रह्मनाद बोलते हैं, जिसको उद्गीत भी बोलते हैं, ये वरदान है। तो पहले सांस भरिए, कानों पे ऐसे हाथ लगाओ, आंखों पे उंगलियां रखो, सांस भरिए। ब्रह्मनाद करेंगे। सब लोग लंबी गहरी सांस लीजिए। जहां पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, जहां पर पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, वहां पर जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, ध्यान केंद्रित करेंगे लंबी गहरी सांस में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ऐसा क्या है, ये सोच रहे हैं कि समय कम लगे, कम लोग ही बोले, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योग के माध्यम से पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम का विचार देने वाला भारत योग के माध्यम से पूरी दुनिया को निरोग रखने वाला भारत योग के माध्यम से पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाला भारत। वास्तव में योग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एक तरह से मनुष्यों को वरदान है। हम जो अपनी पुरानी विरासत को भूल चुके थे, हमारे कैलाश में भी मुकेश जी, लल्ला सिकरवार जी ऐसे दो महान आचार्य हमको पुनः जो हमारी पुरानी विरासत है उसकी तरफ ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, जब मैं भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन में था, 3 बजे उठता था, योग करता था। मेरी कार्य क्षमता इतनी थी कि वहां लोग बोलते भी थे कि आपके साथ लोग वेट नहीं कर पाते, आप सुबह उठ के लोगों के यहाँ आना जाना करते हो, लगातार उसी तरह से आप मेहनत करते रहते हो। तो योग, मैंने कहा कि हमारी प्राचीन जो हमारी ऋषि परंपरा है उसका एक वरदान है, इसको हम भूले नहीं और इसको लगातार हम अपने जीवन में अपनाएंगे। मेरे से छूट चुका है, पर मैं अभी मुकेश जी से बोल रहा था कि मुझे करने में थोड़ी परेशानी भी हो रही है, पर मैं लगातार आज से थोड़ा सा संकल्प तो नहीं कर सकता, पर मैं प्रयास करूंगा कि अगले साल तक ये संकल्प के रूप में मेरे जीवन में फिर उतर के आए। आज कैलाश में एक दिन पहले ही 20 तारीख को आदरणीय मुकेश भाई साहब जी द्वारा योग शिविर का आयोजन शुक्ला गार्डन में किया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल 21 जून को है। हर व्यक्ति हर जगह चला जाएगा, शासी कार्यक्रम भी होंगे, हमारे पार्टी के कार्यक्रम भी होंगे। हमारे सौभाग्यशाली हैं, हमारे कैलाश में आदरणीय मुकेश धाकर जी एवं लल्ला सिकरवार जी जैसे आचार्य जो हमें निःशुल्क पर डे योग शिविर लगाकर योग सिखा रहे हैं। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक जरूरी है। यदि आपने योग कर लिया, आपको डॉक्टर और बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज उनका 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल 21 जून को है। उन्होंने एक ऐसा पीड़ा उठाया देश के लिए कि प्रधानमंत्री ने योग सिखाने का निश्चय कर लिया, पूरा देश योग सीखने के लिए तैयार हो गया। कि हमारा जो मालिक और हमारा राजा जो कहता है ना, प्रजा वो करने को तैयार रहती है। आज और कोई कहे तो वो उसमें बड़ा असंभव लगता है। भारत में योग गुरु
बाबा रामदेव जी ने भी टीवी टेलीविजन के माध्यम से भी योग सिखाने का काम, बड़ा पुनीत काम भारत की धरती पर किया। मैं बाबा योग गुरु रामदेव जी को भी प्रणाम करता हूँ, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। आपने यह पूरे भारतवर्ष में यह योग शिविर लगाकर, योगासन लगाकर आपने पूरे देश में ऐसा अच्छा मैसेज दिया, जिससे हमारे हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बे में आचार्य के रूप में काम कर रहे। जैसे मुकेश धाकर जी हमारे कैलाश में कर रहे हैं, लला शुक्रवार जी कर रहे हैं। 4 बजे उठ करके आप अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सबको एक टाइम निश्चित कर दिया है कि 4 बजे सबको आकर के योग शिविर करना है, योगासन लगाना है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो जगता है, जो योग करता है, उसका स्वस्थ शरीर ऑटोमेटिकली रहता है। आप हमेशा सभी व्यक्तियों को योग करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को मनता है। जैसे हमारे सम्मानित मुकेश जी ने 20 तारीख को ये योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय मना रहे हैं। योग मिलकर इस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अतिथिगण, सम्मानीय, आदरणीय और इस योग कक्षा में आए हुए हमारे सभी, मैं तो सिर्फ 2-3 चीजें बताऊं आपको कि अपने जीवन में दिनचर्या के साथ जीना। जब तक हम दिनचर्या नहीं बनाएंगे, हम योग प्राणायाम पे कभी नहीं कर सकते। संकल्प के साथ दिनचर्या को अपने जीवन में उतारना। जैसे हमारे दिनेश जी गौर हैं, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं प्रतिदिन रोटी सत्य रहूंगा। आज 6 वर्ष हो गई और उन्होंने कोई संकल्प नहीं तोड़ा, प्रतिदिन रोटी जाना और योग करना। मुझे 35 वर्ष हो गई इस रोटी सत्य पर जाते जाते, और 3:30 बजे तो मैं घड़िया छोड़ देता हूं, 3:30 बजे, क्योंकि मैंने अपना जीवन दिनचर्या के साथ जिया है, विचारों के साथ जिया है, धैर्य के साथ जिया है और चरित्र के साथ जिया है। जब दिनचर्या के साथ आप जियोगे तो जीवन के विचार और ऐसा लगेगा जैसे हम परमात्मा की गोद में बैठे हुए, ऐसा महसूस करोगे। क्योंकि दिनचर्या में संकल्प होता है, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति से बना है। इस प्रकृति के साथ नहीं चलेंगे तो हम परेशान होंगे, इसलिए इस प्रकृति के साथ चलोगे तो जीवन मस्त रहेगा और खुशहाल रहेगा। मेरी आयु 58 वर्ष की हो गई, लेकिन मेरे को 5 मिनट की लोकेशन पे चढ़ने में 6 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूं मैं प्रतिदिन, और एक टाइम भोजन करता हूं, सिर्फ शाम को धक्के देता हूं। मुझे 3 वर्ष हो गए छोड़े हुए, और आज मेरा शरीर ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर 25 वर्ष की उम्र हो गई। ऐसा जीवन मैंने परिणाम में किया है। जब दिनचर्या के साथ जियोगे तो जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी। आज तक मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई और मेरा शरीर स्वस्थ है, मस्त है। क्यों? क्योंकि मैं दिनचर्या के साथ जीता हूं, संकल्प के साथ जीता हूं। ऐसा जीवन हमें जीना है तो जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा, और जैसा चाहोगे वैसा तुम्हारी बॉडी काम करेगी, जैसा चाहोगे। क्योंकि परमात्मा ने इस बॉडी में ऑटोमेटिक व्यवस्था दी है, ऑटोमेटिक, जैसा आप चाहोगे वैसा काम करेगा तुम्हारा शरीर। लेकिन उसमें क्या है? दिनचर्या के साथ जीना और विचारों के साथ जीना। बस इतना ही कहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
अब कुछ लगा कि कहीं नौजवानों का योग चल रहा है, वरना ऐसा लग रहा था कि 80 साल के बुड्ढे बैठे हुए हैं और योग कर रहे हैं। हमेशा फुर्ती में रहना चाहिए। सुबह से बात चल रही थी, योग करें, निरोग रहें। मेरा मानना है कि योग कब कर पाएंगे? जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। और यहां ज्यादातर छात्र बैठे हुए हैं, इनको तो अभी बुद्धि की भी जरूरत है, स्मृति की भी जरूरत है, ज्ञान अर्जित करना है इनको। तो सबको पता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। जब आपका तन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मस्तिष्क कहां से स्वस्थ रहेगा? और तन स्वस्थ कहां से रहेगा? क्या पिज्जा बर्गर से रहेगा क्या? क्यों भाई बोलो? एक तरफा नहीं है ये, आप लोगों की तरफ से भी है। क्या टोस्ट ब्रेड से रहेगा क्या? बच्चे बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? हाँ या ना? हाँ। तो जब तक आप स्वस्थ भोजन नहीं करोगे तब तक स्वस्थ नहीं रह सकते। और स्वस्थ भोजन, भारतीय भोजन क्या होता है? भारतीय भोजन में पिज्जा बर्गर को कहीं जगह नहीं है, पास्ता को कहीं जगह नहीं है, और आपके जो जंक फूड है ना उनको कहीं जगह नहीं है। उसमें तो हमारी दाल रोटी चपाती भात और हरी सब्जी है। तो भोजन, भारतीय भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन में भात हो, घी से मुलाकात हो, मतलब भात हो उसमें घी भी होना चाहिए, और दही बूरा साथ हो, दाल अरहर की, मतलब प्रोटीन भी चाहिए, कुछ न कुछ दाल चाहिए, अरहर हो, मूंग हो, मसूर हो। भोजन में भात हो, घी से मुलाकात हो, दही बूरा साथ हो, दाल अरहर की, और थोड़ा कछु साग हो, हरी सब्जी भी चाहिए, और चटनी की लाग हो, उसमें चटनी भी होना चाहिए, और फूले फूले फुलका हो, महक हो घर की, ढाबा का नहीं चाहिए। ये भोजन भी कहां का हो? घर का। जब इस तरह का स्वस्थ आप भोजन करोगे तो निश्चित तौर से आप में स्फूर्ति रहेगी, और स्फूर्ति रहेगी तो ठीक 4 बजे 5 बजे जब का संकल्प करोगे तब जग जाओगे। अगर आप पिज्जा बर्गर खा करके सोओगे तो आप जग ही नहीं पाओगे, ऐसे रहोगे, इधर करवट लोगे उधर करवट लोगे। और लल्ला सिंह भाई साहब ने जो ज्यादातर सभी जगह करते हैं और उसमें वो पालन करते हैं 100% दिनचर्या का। तो हर छात्र को, हर आदमी को, हर मनुष्य को दिनचर्या का पालन करना चाहिए। एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। अगर आप निश्चित समय पे सोओगे तो निश्चित समय पे जग जाओगे। लोगों ने दिनचर्या बना ली है, साहब पढ़ाई कर रहे हैं, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह 9 बजे जग रहे हैं। क्या खाक पढ़ाई कर रहे हैं? आप 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, फिर देखो आपको एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। लेकिन आप अगर रात भर जगोगे तो सुबह तो वैसे ही कंफ्यूजन में रहोगे, कुछ याद होगा ही नहीं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना है तो दिनचर्या बनानी पड़ेगी कि आप बिल्कुल 10 बजे माने 10 बजे बंद करो और सो जाओ। और उन्होंने एक बात बताई, मिताहारी, कम भोजन करना। कुछ लोगों का नियम ही बिल्कुल उल्टा हो गया है, नाश्ता करेंगे नहीं, दोपहर में थोड़ा बहुत चाय टोस्ट ब्रेड कर लेंगे और रात को 10 बजे खाना खा के और तुरंत सो जाएंगे, 11 बजे 12 बजे खाना खाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। नाश्ता राजकुमार जैसा होना चाहिए और भोजन राजा जैसा होना चाहिए, और शाम का भोजन बिल्कुल भिखारी जैसा, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो पानी पी के सो जाओ। ऐसा अगर आप अपने जीवन में बनाओगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे।
और एक और बात बताई थी अभी हमारे मुकेश जी ने कि ये शरीर है, इसको जितना अभी कष्ट दे लोगे आपका जो है बुढ़ापा और अंत समय बिल्कुल सुखमय जिएगा। और अगर आपने इसको अभी सुख दे दिया तो 50 साल के बाद आपको कष्ट ही कष्ट है। किसी कार्डियोलॉजिस्ट के लिए खड़ा रहेगा, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट के यहाँ खड़ा रहेगा, कोई लिवर की परेशानी लेकर के और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और जाने कितने कितने, और फिर अगर उनके चक्कर में पड़ गए तो आपको जो दे तारीख तारीख पे तारीख चलती रहेंगी, वो कभी खत्म होंगी नहीं। अगर आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ भोजन करें, नियमित व्यायाम करें। हमारे अमर शहीद भगत सिंह जी की एक मुझे घटना याद आती है। उनको उस दिन फांसी की सजा होने वाली थी। जब संतरी बुलाने आया, बोले आप तैयार हो जाइए, आपको फांसी की सजा। बोले अभी मेरा टाइम है व्यायाम करने का, और मैं अपने पूरे सूर्य नमस्कार लगाऊंगा और दंड बैठक दूंगा, तब चलूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो तुम्हें फांसी होने वाली है, अब इससे क्या फायदा है। बोले कुछ भी हो, मेरा नियम माने नियम। कुछ लोग कहीं जाने के चक्कर में व्यायाम छोड़ देंगे, कुछ लोग बोले आज मेरा टेस्ट है आज नहीं करूंगा, कुछ कहेंगे कल एग्जाम है आज व्यायाम नहीं करूंगा। नहीं, जो फांसी से पहले व्यायाम कर सकता है, तो आपकी तो ये कहीं जाना, मामा के यहाँ जा रहे हैं आज नहीं करेंगे, आज तो हम जा रहे हैं। तो ये नियम आप अपना नियमित दिनचर्या बनाइए, जैसा लल्ला सिंह भाई साहब ने बताया था। और अमर शहीद के बारे में मैंने बताया ही कि वो फांसी पे जाने से पहले व्यायाम कर रहे हैं। तो हम तो कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, कहीं ऑफिस की जल्दी में। व्यायाम नहीं छोड़ना है, माने नहीं छोड़ना है। आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। और आप सभी लोग हमारे भारत माता ध्यान योग केंद्र केलारस में जो शुक्ला गार्डन में आयोजित किया, उसमें आप सभी महानुभाव उपस्थित हुए। तो सबको धन्यवाद है। और अहिल्याबाई होलकर, उसकी पुस्तक का विमोचन भी है, तो हम सब लोग एक एक पुस्तक ऐसे पकड़ लेंगे। ये दीदी की पुस्तक का भी विमोचन है, आप हाथ लगा लो। रचना दीदी हमारी छोटी बहन है, बड़े लंबे समय से उनका स्नेह हमें और हमारा स्नेह उनको मिलता रहा है, और हमारे हर कार्य में सहयोगी रहती हैं। ये पुस्तक कितने रुपए की है? मात्र 60 रुपए की है। अगर किसी को प्राप्त करना हो कहाँ मिल जाएगी दीदी? हाँ, अगर किसी को डिमांड हो, ये देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर है। अभी उनके 300वां जन्म चल रहा था, उसके उपलक्ष्य में दीदी ने ये लिख करके तैयार किए। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आज उसका विमोचन भी हो गया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जोरदार तालियों से। अहिल्याबाई होलकर अर्चना प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में 65 पेज हैं। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि ये पुस्तक छात्रों को ध्यान में रख के बनाई गई है। सभी बालक बालिकाएं जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें चित्रों का उपयोग किया गया है, और वो चित्र उस पेज की पूरी कहानी प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ साथ उसमें कविताओं का समावेश भी किया गया है। देवी अहिल्याबाई के जीवन की जो भी कार्यशैली रही है, उसे हमने कविता में बांधने की कोशिश भी की है। तो जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, क्योंकि चित्र और कविता ये बच्चों के मन पे अपनी एक अलग ही छाप छोड़ते हैं, और वो स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए छप जाते हैं। इसलिए मैंने इस पुस्तक में चित्र और कविताओं का उपयोग किया है। ये जो अहिल्याबाई होलकर विषय है, ये एक सामान्य विषय नहीं है। उनका 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा था। अभी ये 300वीं लागू हो गया, 299 से हमने मनाना चालू किया। तो देवी अहिल्याबाई होलकर
हमारे देश की वो शख्सियत है कि जिनके कानून पालिका, न्यायपालिका का यदि बात की जाए तो हमारे यहाँ जो वो आंखों पे पट्टी लगाए रोम की या जर्मनी की जो महिला प्रदर्शित की जाती है वो हमारे देश की नहीं है। न्यायपालिका के लिए यदि याद किया जाए तो देवी अहिल्याबाई उपयुक्त नाम है। और हम लोगों ने एक बार एक शपथ भी ली है कि हम लोग प्रयास करेंगे, छोटे छोटे पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे कि हमारे जो न्यायालय हैं उनमें न्याय की देवी के रूप में देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाई जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो 32 विभाग चलते हैं, ये 32 विभागों की नीति देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा दी गई है। अभी जो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है, ये मिशन आज से 300 साल पहले देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा चलाया गया था। लोग हमें कहते हैं कि हमने अभी अभी पढ़ना चालू किया है। लोग हमें बताते हैं कि अंग्रेजों के पहले भारत के पास कोई शिक्षा नीति नहीं थी। लोग हमें बताते हैं कि भारत ने अभी तो अंगड़ाई ली है, कुछ उठना बैठना चालू किया है, कुछ पहनना सीखा है। हमारे यहाँ पहनने की यदि बात की जाए तो उस समय महेश्वर में महेश्वरी साड़ी का कारखाना था, आज से 300 वर्ष पूर्व। हमारे यहाँ बात की जाती है कि नारी को पर्दा प्रथा में बांध के रखा गया है। यदि नारी को पर्दा प्रथा में बांध के रखा गया होता तो देवी अहिल्याबाई कौन है? यदि नारी को पर्दा प्रथा में बांध के रखा गया होता तो महेश्वर साड़ी वाले कारखाने में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं काम करती थी, और वो महिलाएं कौन थी? ऐसे ही जो महिला बाल विकास विभाग का आंगनवाड़ी और बालवाड़ी कार्यक्रम चलता है, ये भी देन देवी अहिल्याबाई होलकर की है। होलकर प्रशासन से आपने सुना होगा, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्हें करीब से पहचान पाएंगे। हमारा देश बहुत सी विभूतियों का देश है और इस देश में महान लोगों की और कार्य करने वाले कर्मठ लोगों की कभी से कमी नहीं रही थी। बस अब हमें अपने स्व को जगाना है और हमें ये सब विरासत में मिला है, हर भारतीय के खून में है। हर भारतीय के पास भारत की समस्त विरासत है, सिर्फ हमें अब उन्हें पहचानना है, अपने स्व को जगाना है। और अपने स्व को जगाने के लिए सबसे पहले अध्ययन करना होगा अपनी पुरानी विरासत और पुरानी विशेषताओं का। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा परिचय, मैं केसी बंसल, असिस्टेंट प्रोफेसर, आचार्य नरेंद्र महाविद्यालय। साथ में ही एक कैलाश में एक स्थानीय गायत्री मंदिर की जिम्मेदारी भी है। मैं कार्यवाहक अर्थात अध्यक्ष हूँ उसका। और अन्य जो भी सामाजिक कार्य है मैं उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहता हूँ। अब मेरा जो आने का उद्देश्य है, मैं अभी अपनी छत पे थोड़ा सा गार्डनिंग का काम करता हूँ। एक विचार आया कि स्मृति के रूप में कुछ इंटीरियर कुछ प्लांट्स हैं, वो स्मृति के रूप में प्रदान करूँ। जय हिंद, जय भारत। सब लोग एक दूसरे के पूरक ही हैं। अंकल आप खड़े हैं, बोल रहे आप भी आ जाओ सर। अंकल आप भी खड़े हैं। वैसे इनके पास सब होगा, ये पोर्टुगला है जरूर, सारा से पिक्चर दवा दिख रही है और शायद मैं छोटी में बड़ी बात हो जाएगी। ये पीली वाली है, पीली कम नजर आती है। हाँ बिल्कुल सही। मेरे यहाँ 5 प्रकार की हैं। जी जी, अरे वाह, आपने धो दी हाँ। ये और गायत्री परिवार के सहायक प्रबंध ट्रस्टी लल्ला जी स्वीकार करें। वो अपने खंड के मुखिया भी हैं। दीपक जी वैसा बगल में